अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर कल होने वाले सदर इलेक्शन ने एक सियासी हिजाज बर्पा कर दिया है और आज का सारा दिन सियासी रस्साकशी, बयानबाजी, इल्जाम तराशी और मुख्तलिफ सियासी इक़दामात के गिर्द घूमता रहा। दिन के आगाज पर इसलिए भी सबकी नजरें थीं क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वो अहम इजलास तलब किया गया था जिसमें आम इंतखाबात के तकरीबन 1.5 साल बाद अपोजिशन जमातों के हिस्से में आने वाली मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी होना थी, जिसके बाद कल सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल हैं। अहम यह इजलास भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी खींचातानी की नजर हुआ। पहले ही इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ और कुछ देर बाद ही स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर इजलास को 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड till 2 PM Thursday 24 जुलाई तक कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस इजलास को इतना ड्रामाई बनाने के पीछे भी एक सियासी हिकमत अमली थी, क्योंकि आज इस्लामी इजलास से कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ था जिसमें अरकान को असम्बली हॉल ना जाने की हिदायत की गई थी। इस अहम सियासी पेशरफ्त के बाद एक नई कानूनी जंग छिड़ गई जिसमें PTI हुकूमत को सुर्खी का सामना करना पड़ा जब इन अरकान से आज हल्फ ले ही लिया गया। यह हल्फ लेने की जिम्मेदारी गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उठाई, जिनको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया गया था। वाज़ेह है कि असम्बली इजलास में हल्फ ना लिए जाने के बाद अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई गई दरखास्त KP असम्बली की अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जहां दरखास्त गुजारों के वकील आमिर जावेद ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इस दरखास्त पर फैसला देते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक ने 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेने के लिए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया था। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहम मखसूस नशिस्तों पर उनकी दावेदारी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद ये नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस में तकसीम की गई। परवेज खटक की क़यादत में PTI पार्लियामेंटेरियंस और दीगर अपोजिशन जमातों को तमाम 25 मखसूस नशिस्तें मिली। दूसरी जानिब असम्बली में मखसूस अरकान से हल्फ ना लिए जाने की कार्रवाई पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सख्त रद्द अमल आया है और तहरीक इंसाफ पर मुफाहमत के मुआहिदे की पासदारी न करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। एक्स पर जारी अपने बयान में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से यह कैसी मुफाहमत है कि उनके अरकान का हल्फ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि यह हकीकत और पुख्ता हो गई है कि यह जमात जमहूरी ऐवानों के लिए नहीं बल्कि सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दद एहतजाज के लिए बनी है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलहात चौधरी ने भी असम्बली इजलास को मुतासर करने को PTI की साजिश करार दे दिया और साथ PTI को खबरदार किया कि वो उम्मीदवारों की बगावत के बायस अपनी नशिस्तें भी नहीं जीत पाएगी। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह किया कि अगर मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हम 6 से 7 सेनेटर्स बनवा लेंगे। आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी PTI या PTI ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको MPs वोट नहीं देंगे और वो बजा है। क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा KP में क्यों है और हमेशा होता है। आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। अगर वो सेंटर्स जो अभी उम्मीदवार है कंट्रोल में नहीं तो MPs कैसे कंट्रोल में आपके? अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है, तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएं। वाज़ेह है कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान 6 और 5 नशिस्तों की तकसीम पर इत्तफाक हुआ था। ताहम यह इत्तफाक भी तहरीक इंसाफ के लिए नया दर्द सर बन गया है, क्योंकि इस मुआहिदे से कबल
नामजद किए जाने वाले उम्मीदवारों ने अपने टिकट से दस्तबरदारी से इनकार कर दिया है और अब कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी गुजर चुका है। इसलिए इस तनाज़े को तहरीक इंसाफ में एक बाकायदा बगावत जन्म लिए जाने का नाम दिया जा रहा है। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों इरफान सलीम, आयशा बानो और खुर्रम ज़ीशान बज़िद हैं कि वो टिकटों की तकसीम में की जाने वाली तब्दीली को तस्लीम नहीं करेंगे और हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और हो सकता है कि सरप्राइज भी दे डालें। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद रब्ता किया है। 25 से 30 एमपीएस ने मेरे साथ खुद रब्ता किया। ये तो सीट निकल सकती है। ये तो 21 पे जो है वो 20.71 पे जनरल सीट एक निकलती है। ये तो आपकी सीट निकल सकती है अगर वोटिंग होती है तो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। सही है, यानी आप सरप्राइज देने को तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल। इरफान सलीम की जानिब से किए जाने वाले दावे में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि आज भी पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मजीद इख्तलाफात सामने आए हैं। जब इत्तलात के मुताबिक मर्दान से हुकूमती रुकन तारिक महमूद आर्यानी और एमपीए शकील खान ने भी इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान किया है। तारिक महमूद का कहना था कि उन्होंने इरफान सलीम को बता दिया है कि हार जीत से हटकर आपके साथ डटकर खड़ा हूं। वज़ीर आला अपोजिशन को इजाफी नशिस्तें देकर 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपोजिशन से किए गए मुआहदे पर हर हाल में अमल दरामद करवाना चाहते हैं और अपने नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन को भी खारिज का करार नहीं दे रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नाराज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने पर हमें नुकसान हुआ है और ये उम्मीदवार बानी पीटीआई के फैसले को नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी? देखिए वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन देगी क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। तो भी उसके ऊपर कोई एक्शन देगी तो पार्टी का फैसला होगा। 8 और 3 के ऊपर हमारा एक पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके उस पर रिजर्व नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। मेरे ख्याल में ये एक इस मकसद के लिए काम हो रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग। अब देखना यह है कि कल सेनेट के इंतखाबात में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज जो कैंडिडेट हैं वो तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे पाते हैं या अपोजिशन तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दे देती है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी दिलचस्प हिकमत अमली भी बनाई है, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब भी और खुर्रम ज़ीशान भी। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार पीटीआई ने कहा था कि वो विड्रॉ कर जाएं, वो तो विड्रॉ नहीं कर रहे, तो अब जो आपका मुआहिदा था 6-5 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो मुआहिदा बरकरार है या अब वो मुआहिदा खत्म हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले दिनों आपको याद हो कि मैंने मीडिया पे बात की थी कि हमारे पिछले दौरे हुकूमत में जब 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने एक फार्मूला लाए थे तमाम सूबाई असम्बलियों में कि जिसकी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक सेनेट की सीटें दे दी जाती हैं। तो हमने वो बिला मुकाबला चारों सूबों में इलेक्शन कराया था सेनेट का। अब जब केपी की बात है और हमेशा जब आपके प्रोग्रामों में चलता रहता है कि जी पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने ऑफ़र की हुकूमत को कि आप ये चीज़ें, हुकूमत का काम होता है कि इन चीज़ों को रोकें, तो आप और अपोजिशन आपस में बैठ के फैसला कर लें कि किसकी सीटें जितनी बनती है। तो आपस में बैठे, अच्छी बात है, हुकूमत ने बात मानी, लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बैठे और उन्होंने फैसला किया कि 6 हुकूमत और 5 जो है वो अपोजिशन को देंगे। दो कि हमारे इसमें थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन फिर भी जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने एक बात तय कर ली है तो हम उसको फॉलो करेंगे, हमने उनको इख्तियार दे दिया था। जब चीज़ें तय हो गई तो अगले दिन पता चला कि पीटीआई के जो सेंटर्स हैं वो विड्रॉ होने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने कहा भाई आपके सेंटर्स अभी विड्रॉ नहीं हो रहे, जो अभी तक सेंटर नहीं बने, तो उसके बाद जब वो सेंटर बन जाएंगे वो तो खैर आपका अंदरूनी मामला है कि वो क्या आपकी बात मानेंगे। तो आपकी ये हैसियत रह गई कि आपके सिर्फ कैंडिडेट आपकी बात नहीं मानते, तो एमपीएस कौन सी आपकी बात मानेंगे? हमें क्या ट्रस्ट है कि एमपीएस हमें वोट करेंगे और जो पैनल होगा, जिस तरीके से आप पैनल बनाएंगे वो उसी तरीके से होगा। लिहाजा अभी भी लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की उनके साथ बातचीत शुरू है और हमें अगर ओपन फील्ड दे दिया जाए तो मैंने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन कहा कि हम इंशाल्लाह 6 से 7 सेंटर्स बनाने की पोजीशन में है। फिर हम लेट अस गो फॉर ए फाइट। और इस वक्त आपको ये बता चलूँ कि 30 से 35 एमपीएस आज़ाद हैसियत में बैठे हुए हैं सूबाई असम्बली में, उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, वो पार्टी को किसी पार्टी के नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जिधर भी वोट करेंगे उनके ऊपर कोई क्लॉज नहीं लगेगी। तो 35 एमपीएस जो अगर फ्री हैं तो हम इस पोजीशन में हो सकते हैं कि हम 1-2 सीटें निकालें। वो 35 आज़ाद तो हैं, लेकिन आपके साथ क्या कोई राब्ते में भी हैं? किसी ने यकीन दहानी भी करवाई है कि वो वोट करेंगे आपके कैंडिडेट्स को, जो आप कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें आप निकाल सकते हैं? देखिए सबर साहब, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा तो सारी सूबाई असम्बली के साथ रब्ता है,
हमारे तो पीटीआई के दोस्तों के साथ भी रब्ता है, जो वज़ीर भी हैं, जो मुशीर भी हैं, जो एमपीएस भी हैं, तो उनके साथ भी रब्ता है, बाकी के साथ भी रहता है। हम तो ऐसे लोग नहीं जो कहते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना और आपके साथ खाना नहीं खाएंगे और चाय नहीं पियेंगे और फिर कभी जाके जब मतलब होता है राब्ता होना और बात होती है, यकीन दहानी का होना और बात होती है ना। यकीन दहानी है कि आपको कि वो लोग करेंगे डिफेक्शन? वो तो कल आप रिजल्ट के टाइम पे देखें ना, अभी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, एक तरफ ज़ाहिर कुंडी साहब आप भी दावा कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ज़्यादा सीटें जीत लेंगे जितनी आपसे पहले उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, और उधर से जो नाराज़ तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम भी तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई 25-30 बंदे उनके साथ भी राब्ते में हैं। इरफान सलीम साहब का कल जो हमारे प्राइम में दावा था, तो फिर तहरीक इंसाफ को कितनी सीटें मिलेंगी? मुआहदे के मुताबिक तो 6 मिलनी थी, तो फिर उनकी आप कितनी सीटें आती देख रहे हैं? फिर देखिए, तो उनका अंदरूनी मसला है, उनके कितने मेंबर उनको वोट करते हैं, कितने नहीं करते, उनके जो है। अब मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ चला कौन रहा है? अगर उनका बानी चेयरमैन एक लिस्ट दे, उनका फिर एक चेयरमैन कहे कि मेरे ये कैंडिडेट हैं 6, उनका जो है वो लीडर ऑफ द हाउस के सीएम कहे कि हमारे भी ये हैं, उनके जो पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बोले ये हमारी लिस्ट है, और वो कहते हैं हम आपकी लिस्ट ही नहीं मानते हैं। तो बात यह है कि ये पार्टी चला कौन रहा है जिसके इख्तियार ही नहीं है, जिसकी बात ही नहीं मानी जाती। हमने तो अपना जो भी था, जो भी कैंडिडेट से कहा, जो भी बातें की, हमने हमारी मानी गई, लेकिन इनका ये पता नहीं है कि इनके पार्टी में इख्तियार किसके पास है। वैसे तो मेरी जो इत्तलात हैं, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई है, ज़ाहिर है आप भी सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो नाराज़ कैंडिडेट्स हैं वो भी तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली बनाई है। जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीटीआई की लीडरशिप को शक है कि ये लोग डिफाई कर सकते हैं, तो इत्तलात के मुताबिक उन्हीं को जो है उस पैनल में डाला जा रहा है कि जिन्होंने मुराद सईद को वोट देना है। ज़ाहिर ये ट्रांसफरेबल वोट होता है, पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह। तो पहली तरजीह के लिए जो पैनल बनेगा मुराद सईद का, तो इन लोगों को जिन पे शक है उन्हें मुराद सईद के लिए जो है वो किया जा रहा है, उस पैनल में डाला जा रहा है जो मुराद सईद को वोट करेंगे। तो हाल तो इसका तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक निकाला है कुंडी साहब? ज़ाया करना है ना, क्योंकि अगर वो बंद भी जाता है मुराद सईद, हल्फ लेने कब आएगा? आप लेके आएंगे उसको हल्फ लेने के लिए कि कोई और है, उनको आप मतलब है कि क्या बांध के लाएंगे? पहले उसको हल्फ लाने, मतलब वो सीट तो आप समझिए अगर वो जीते भी हैं खुदा न खास्ता तो ज़ाया हो गई ना। वो तो हल्फ लेंगे नहीं, तो असम्बली में तो काउंट नहीं होंगे ना, सेंड में तो काउंट नहीं होंगे। अगर जनरली देखा जाए तो हम 5-5 सीटों पे आ गए, 5 हमारी 5 उनकी बराबर। सही। बहरहाल सीट अगर तो इस फॉर्मूले पे जाए 6-5 पे जाए तो नहीं आते, लेकिन जो आपका था कि हम उनसे ज़्यादा सीटें जीत लेंगे, वो आपके हिस्से में भी मैं कह रहा हूँ वो नहीं। देखें 6-5 जो हैं अगर हो भी जाता है तो 5-5 बराबर, ये माइनस मुराद सईद, क्योंकि वो तो हल्फ लेने नहीं आएगा और ना वो आ सकता है, ना उसमें इतनी जरूरत है कि वो आ सके। जो आप दूसरी बात सीट लेने का दावा कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा ना? जी नहीं, वो तो अभी हमारी जो है वो आज अभी थोड़ी देर तक फाइनल हो जाएगी चीज़ें, और उसके बाद अगर हमें ग्रीन सिग्नल लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से मिल गया तो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे कि हम सीट निकाल लेंगे, 6ठी और 7वीं भी कोशिश करेंगे 6-7 निकालें हम। वैसे तो कुंडी साहब तहरीक इंसाफ के अंदर तो चले उनका आपके साथ मुआहदा हुआ, मुआहदे में जो है बाद में उनके अपने लोग जो हैं वो जो जिन्हें टिकट दिए गए थे बाद में वो मुकर गए। एक मुजामत तहरीक इंसाफ के अंदर आई कि आपने मुआहदा क्यों किया अपोजिशन के साथ, और जिन लोगों को टिकट दिया गया उन पर भी सवाल उठाया गया जो मालदार लोग हैं। आपकी पार्टी ने भी तो एक मालदार बंदे को, ऐसे बंदे को टिकट दिया जो भी रिसेंटली पीपल्स पार्टी के काफिले का ऐसा बना है, जो पुराने लोग आपके सूबे के अंदर हैं, खदमात अंजाम दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपकी पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज किया, कोई एक सवाल वहाँ पे नहीं उठा। उसके अलावा इवन JUI के अंदर भी यही हुआ है कि एक मालदार बंदे को टिकट दे दिया गया, वहाँ पे सवाल नहीं उठा। कम से कम तहरीक इंसाफ के अंदर ये कल्चर तो है, वहाँ लोग सवाल तो करते हैं, आपकी पार्टी के अंदर तो वो भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ तो बारात लेने लाहौर गई थी ना, हम तो बारात लेने नहीं गए कहीं पे, वो तो बारात लेने लाहौर गई हुई थी। आप देखिए इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा पता नहीं जनून और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, वो गए और एक फार्म हाउस पे ठुस हो गए, जनून भी ठुस हो गया, नज़रियात भी ठुस हो गए, सब कुछ ठुस हो गए। फिर कहा 90 दिन की बात करते हैं। 90 दिन की बात में तो 90 दिन के बैकग्राउंड में तो मुझे किसी डिक्टेटर की बू आती है। एक डिक्टेटर भी था जो 90 दिन कर रहा था। अब वो तो बारात लेने गए, वहाँ पर गए अपनी ATM मशीन के पास और उनको कहे कि जी हाँ ये आपकी टिकट है, हमारे साथ बारात में चलें वापस। वो तो उनका जो है वो जनून और जो भी है वो तो सारा फार्म हाउस तक था, और वहाँ पर वो बंदे को उठा के और ATM की मशीन ढूंढ के वापस उसके साथ ले गए। हमारी पार्टी का फैसला था, जिसने कोई सवाल करने देखिए हमने माजी में देखें हमारे मेंबर्स पूरे हैं, ठीक है, हमें मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि हमने जो है वो
माजी में अपने पार्टी के वर्कर को दिए। हमारे पार्टी के एक वर्कर शहीद हुए, मोहतरमा शहीद के साथ एक वकील थे, उसके भाई को हमने जो है वो 4 से टिकट दी थी। हमारे पास कमर अब्बास साहब शहीद हुए, उसकी हमने जो है वो वाइफ को टिकट दी थी। सिंध में हमारे पास मिसालें पड़ी हैं कि हमने पार्टी के कैसे मैं तो केपी की बात कर रहा हूँ। ये जो कल इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आपने जिनको टिकट दिया है वो साहब तो पीपल्स पार्टी के काफिले का ऐसा थे ही नहीं, वो तो अभी रिसेंटली शामिल हुए पीपल्स पार्टी के अंदर, जुमा 4 दिन हुए। वो सेनेट इलेक्शन देखें, वो जुमा 4 दिन, जुमा 7 दिन होते हैं, लेकिन वो जो है वो सेनेट के इलेक्शन से पहले शामिल हुए हैं। वो हमारे पास आए हैं, हमने उनको कहा कि आप हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़ें, हमने उनको दिए। हमने रुबीना खालिद साहबा को भी टिकट दी है, हमारी पार्टी की पुरानी सेनेटर भी हैं, हमारी चेयरपर्सन है बीएसपी की। तो कोटी साहब ये बताएं कि ये गंडापुर साहब की जो कुर्सी है वो आपको फिर महफूज लग रही है? वो तो इस मरहले से तो लगता है कि वो निकल गए हैं जो सेनेट के अंदर उनके साथ होने जा रहा था। अल्लाह खैर करेगा। कल का हमारा रिहर्सल है, रिहर्सल में देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे कमी बेशी है, और फिर इंशाल्लाह हम एक फ़िल्म भी चलाएंगे। और जिस दिन भी हमारे साथ आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर एक मेंबर भी हमारा ज़्यादा होता है अपोजिशन के पास, हमारे पास जमहूरी हक़ है कि हम अदम-ए-एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, चाहे वो जिस अपोजिशन के पास भी हो, जिस असम्बली में भी हो, चाहे सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, वफाक में, सेनेट में, जिसके पास भी। तो हमारा जमहूरी हक़ बनता है कि हम अदम-ए-एतमाद की तहरीक लें, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये तो हमारा पॉलिटिक्स से चलते रहेंगे, जब भी हमें महसूस हो कि हम अदम-ए-एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, हम उसी वक्त लेंगे। फिलहाल तो वो एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं जो कि गंडापुर साहब ने 90 दिन का कहा, लेकिन पार्टी की तरफ से तो हिदायत है खान साहब की तरफ से कि वो 5 अगस्त को नुक्ता अरूज तक पहुँचानी है। तो कैसे निपटेंगे इस तहरीक से? वो तो मैंने कहा लाहौर जाकर एक फार्म हाउस में मैंने कहा कि वो लाहौर जाकर एक फार्म हाउस में एक ATM मशीन के घर में ठूस हो गई ना, उधर से 90 दिन का फिर एक और टारगेट आ गया। करें, अगर उन्हें तहरीक चलानी है, जो भी करनी है आएँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मुझे भी लग रहा है कि वो सिर्फ गली और कूचों तक रह गई है, अब वो जलसे पोजीशन में नहीं है। और जिस शहर में गए थे लाहौर में, मुझे बताएं माजी में जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो जुलूस लेकर आए हैं पंजाब से। जब ये पिछले 1 साल 1.5 साल से जुलूसें हो रही हैं, एक गाड़ी भी नहीं आई है। और मेजॉरिटी जो हमारे इनके जो भगोड़े हैं पंजाब के, वो तो CM हाउस में पनाह गुज़ीर हैं, तो खुद बाहर नहीं निकलते हैं, तो बंदे कैसे लेकर आएंगे? तो न बलूचिस्तान से कोई बंदा आता है, न सिंध से आता है, न पंजाब से आता है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी PTI आते हैं जिसको DC, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, TMA पैसे देती है, गाड़ियाँ देती हैं, तो वो आते हैं, बाकी तो सारी ठूस हो गए। तो सख्ती होगी PTI के साथ या एहतजाज करने दिया जाएगा? देखें, अगर वो आज आइन और कानून को फॉलो करते, खुद आइन और कानून को फॉलो नहीं करते और कहते हमारे लिए सब कुछ हो, अगर वो पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेंगे तो उनके साथ सख्ती होगी। अगर पुरअमन तरीके से अच्छे बच्चे बनेंगे ठीक है तो नरमी होगी। और ये सेनेट वाला जो मुआहिदा था वो ख़त्म हो गया है PTI के साथ? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया, जो विड्रॉल थी वो ख़त्म हो गया। अभी भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ बातचीत में है, अगर कोई फार्मूला तय होता है ठीक है, अदरवाइज़ तो मैदान हाजिर है, फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अपोजिशन तो सरप्राइज़ देने की पोजीशन में वो बता रहे कि हम हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के अपने जो नाराज़ लोग हैं वो सरप्राइज़ दे सकते हैं? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अब तो कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त भी गुजर चुका है और अब ये तय हो गया है कि हल्फ के बाद अब कल जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें वोटिंग होगी, और ये वोटिंग अगर होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 6 नशिस्तें जिसका उसने मुआहिदा किया था, क्या वो 6 नशिस्तें भी अब ले पाएगी? देखिए जी, वक्त से पहले तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जाहिर है अगर ये मुआहिदे की तरफ कोई जाने की कोशिश की जा रही थी तो वो कोई अंदेशा, कोई खदशा ऐसा होगा, लेकिन अभी वक्त से पहले कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। अच्छा, सरप्राइज मिल सकता है, कबल वक्त है, अभी कुछ कहने। अच्छा, तो आपका जो स्टैंड इस बात पे आपने लिया, पार्टी के कितने MPs ने आपके उस स्टांस को सपोर्ट किया? क्योंकि कल तो हमारे ही प्रोग्राम में इरफान सलीम साहब ये फरमा रहे थे कि कोई 25-26 MPs ऐसे हैं जो कि उनके साथ राब्ते में हैं, वो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उन्हें वोट भी देंगे, सरप्राइज़ भी देने की वो भरपूर पोजीशन में है। आप कह रहे हैं सरप्राइज़ तो मिल सकता है लेकिन कबल वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको है अंदाज़ा कि पार्टी में कितने लोग जो कि MPs हैं वो आपके मौक़िफ़ को, आपके स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, वोट कौन किस तरह से करता है ये तो कल ही अंदाजा होगा, जाहिर है कल पता चलेगा इसका। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आज हम तक जो इत्तला पहुंची है, तकरीबन 60 लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे सुबह जब इनको बुलाया गया था इजलास के लिए, वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था, तो उन 60 के 60 ने ये बात वहां पर की कि ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, ये ज्यादती ना करें, उसूल पे चलें, अपने उस पे डटे रहें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ अगर किसी का राब्ता नहीं भी है, लेकिन
बाज़ अमीर लोग हैं बीच में, तो कल ये इसका हो जाएगा अंदाज़ा, 24 घंटे की बात है, पता लग जाएगा। यानी आपको एतमाद है कि एक आध सीट जो है आपका नाराज ग्रुप जो है वो निकाल भी सकता है? मैं अपने हवाले से तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे नशिस्त की ना पहले कोई ख्वाहिश थी, ना सही। अब कोई ख्वाहिश है, और मैं क्लियरली ये मैसेज आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी सारे एमपीएस को कह रहा हूँ कि पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर हम दस्तबरदार नहीं हुए तो वो इसका वाहिद मकसद ये था कि हम ये जो बंद कमरों में रिवायती सियासतदान इकट्ठे होकर वहां पर जोड़ तोड़ कर लेते हैं, एक दूसरे में बंदर बांट कर लेते हैं, और फिर लोग भी वो फॉर्म 47 वाले लोग जो खान साहब को 2 साल से कैद में रखे हुए हैं, जिन्होंने हमारे वर्कर्स को शहीद कर दिया, जो आज भी हर हथकंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, तो खान साहब और स्पेशली खान साहब उनसे बात भी नहीं करते। हम उनसे कैसे जो है तो इन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ मतलब मॉरली इखलाकी तौर पे ये बहुत गलत बात है। लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि खान साहब की मर्ज़ी से, रज़ामंदी से ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर खान साहब की मर्ज़ी के ऊपर आपकी मर्ज़ी कैसे हावी आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि खान साहब की ये मर्ज़ी है कि आप उन लोगों के साथ बैठें। अगर खान साहब की ये मर्ज़ी होती, तो खान साहब उन लोगों से बात भी करते, उनसे मुज़ाकरात करते। खान साहब उनसे बात तक नहीं करना चाहते, तो मैं कैसे मान लूँ कि खान साहब उनको सीट एडजस्टमेंट और ये चीज़ें कर रहे हैं? ये मानने वाली बात नहीं है। तो ये बेसिकली जो फैसला किया गड्ढापुर साहब ने, ज़ाहिर है बज़ाहिर नज़र तो यही आ रहा है कि अपने एमपीएस के ऊपर, अपनी पार्टी के एमपीएस के ऊपर उनका अदम एतमाद है, उन पे शक है कि वो वोट अपना बेच देंगे या किसी और मसलियत की वजह से वो वोट जो है वो किसी अपोजिशन के कैंडिडेट को दे देंगे कि आपकी 7 सीटें बन सकती थी अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। आपने 6 पे इक्तफा कर लिया, तो वो डर जो है फिर यही, आपको अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसा इनका एतमाद जो है तो बिल्कुल नहीं होगा, तो तभी इन्होंने ऐसी कोई बात की है। लेकिन अगर आपको नहीं भी है एतमाद, तो आपको बजाय इसके कि वो हर चीज़ को कालीन के नीचे, कारपेट के नीचे उसको धकेल दें और समझें कि गंद नहीं है, गंद तो मौजूद है अपनी जगह पर, उसको एक्सपोज़ होने दें। आप काली भेड़ों को ना शेल्टर करें, उनको सामने आने दें। इससे आपकी पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, मज़बूत होगी। पार्टी हमारा तो तो ये मौक़िफ़ है। पार्टी तो फिलहाल आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है। आज भी गंडापुर साहब ने कहा है, एक्शन के वाले से इशारा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। जी, ज़रूर करें। मैं तो नहीं समझता कि पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी की है, और क्लियर बात ये है, बड़ी क्लियर बात है कि पार्टी पीटीआई खान साहब है, और खान साहब जी वही पीटीआई है। उसके अलावा बाकी ओहदेदार आते हैं, जाते हैं, और अगर ये बातें कर रहे हैं लोग, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर ये कदम करें। ज़रूर ये शो कॉज़ दें, या जो भी करना चाहते हैं, ज़रूर करें। बिल्कुल हम हाज़िर हैं। ये कल करना चाहते हैं, ये आज करें, ये आज करना चाहते हैं, अभी करें। उसूल, इखलाकियात, नज़रिया, इससे पीछे नहीं हुआ जा सकता। मैं तो कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरी रोज़ी-रोटी तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं क्यों जो है तो इस सारे, अगर इसी गंदे खेल का हमने भी हिस्सा बनना है, तो ये चीज़ तो हमें मंज़ूर ही नहीं है जी। तो ये बताएं कि अब आपका आइंदा का लाएअमल क्या है? कल तो सदर के इंतखाबात हो जाएंगे, शायद वही 6 सीटें जो है तहरीक इंसाफ ले ले, 5 सीटें अपोजिशन वहां से ले लेती है, जिस तरह से उनका आपस में एग्री हुआ भी था। तो आपका लाएअमल क्या आगे? मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि हमने ये जो रिवायती सियासत का जो तरीकाकार है ना, कि लोगों को बंद कमरों में खरीदो-फरोख्त करके, एक-दूसरे के साथ डील्स करके, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपका ना कोई नज़रिया मिलता है, ना कोई बात, हमने उस चीज़ का रास्ता रोकना था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने वो रास्ता रोका है। अब इलेक्शन होगा, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोई वोट ना दे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सेनेट की, मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, हमारा नज़रिया और उसूल, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जंग तो जीत चुका हूँ, मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है, नज़रिया इम्पोर्टेंट है, सोच और फ़िक्र इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है कल जब ये लोग सारे इलेक्ट तो हो कल जो जाते हैं, इलेक्शन कि होगा जिनको उसके आप बाद रोकना चाह रहे थे, वो जब इलेक्ट हो जाते हैं, तो जी। फिर आप क्या विल यू बी नॉर्मल इन योर पार्टी? आपके सारे नहीं, वो नहीं, समझ थिंग्स एज़ भाई, हम यूजुअल होंगी, किसी या को क्या रोकना होगा नहीं आपका चाह रहे मामला? थे, हम किसी जी, हम किसी को रोकना नहीं चाह रहे थे, ठीक है? हम किसी को नहीं रोकना चाह रहे थे, हम इस आप कह रहे हैं ना तरीक़ेकार कि के खिलाफ जिनके थे, साथ किया जो गया, ये तरीक़ाकार मुआहिदा किया गया, जिनके साथ आप जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो कल इलेक्ट हो ही जाएंगे किसी भी जी, तरह जी। से। तो फिर आपके स्टैंड का फायदा आपको क्या हुआ? वो तो आ जाएंगे फिर ही, जिनकी वजह से आपने स्टैंड लिया था।
देखें, कम से कम एक रिवायत तो कायम होगी ना कि ये दे कैन नॉट बुली देयर वे इनटू एवरीथिंग। ऐसा तो एक मिसाल तो कायम होगी ना। ठीक है, ये बिला मुकाबला इंतखाबात सेनेट के पंजाब में भी हुए थे और लोगों को बिला मुकाबला ये लेकर आ गए, किसी को नहीं पता चला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के केपी में जब ये हुआ तो मेरे भाई है, एक हमारी सिस्टर है, बहन है बहुत अच्छी, उन्होंने खड़े होके कहा कि नहीं, हमें ये नहीं, सेनेट वेनेट ये मामूली चीजें, उसूल तय होने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी मूवमेंट की तरफ जा रही है, तो क्या यही गंडापुर साहब जिनके फैसलों के खिलाफ आपने अलम बगावत बुलंद किया, वो जब एक तहरीक को लीड करके इस्लामाबाद की तरफ दोबारा आते हैं तो क्या आप उनके पीछे चलेंगे? देखें, इस दफा तो स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अभी पूरी स्ट्रेटेजी सामने तो आई नहीं है, हमें भी नहीं पता, तो मैं उस पर ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना हमें अंदाजा है कि इस दफा जो एहतजाज है वो लोकलाइज होगा और मुल्कगीर होगा, पूरे मुल्क में होगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने उस पे होगा। ठीक है, तो उसमें तो पहली बात यह है कि आपको किसी बहुत बड़े नाम की जरूरत नहीं है। जो इस्लामाबाद तो एक जगह सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक कोई लीड करता है जो सामने लेकर जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में होगा। तो जिली लेवल पे आपका जिली कोई एमएनए एमपीए कोई जिली ओहदेदार वो भी इनको लीड कर सकता है। तो इस दफा इसके डायनामिक्स थोड़े से चेंज होंगे और मेरे ख्याल में ये बहुत इफेक्टिव होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और आप लोग सारे जो नाराज भी हैं इन फैसलों के ऊपर, आप खड़े होंगे इस एहतजाज में भी? अगर चूंकि गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं खुद इसे लीड करूंगा, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल खड़े होंगे जी, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ, ना कोई पार्टी से बगावत है, ना कोई नाराजगी है। हम एक उसूल पे खड़े थे, वो बात हो गई, इलेक्शन कल हो जाता है, लेट्स पुट दिस बिहाइंड अस। और बहुत सारे वर्कर्स, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे वर्कर्स कल मेरे कोहाट में निकल आए, पेशावर में बहुत सारे इरफान सलीम की सपोर्ट में निकले। अब हमारा काम यह है कि हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें इस तहरीक की तरफ। तो खुर्रम ज़ीशान साहब, ये बताएं कि आपके पेशावर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐलान किया था कि इस फैसले के खिलाफ हम असेंबली का घेराव करेंगे, हम वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। तो अब क्या ये एहतजाज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? जी देखिए, मैं इस फैसले का, इस ऐलान का मैं ना हिस्सा था और ना मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल हम नहीं करेंगे। हम अपनी हुकूमत, अपने नुमाइंदों, अपने वजीर आला, देखिए खान साहब, जो भी, हमें फैसलों पे एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम एक ही पार्टी है, हमारी सोच एक है, हमारा आगे हमारी गोल्स एक हैं। हमें अपनी सारी की सारी एनर्जी हमें वो खान साहब की रिहाई की तहरीक की तरफ लेकर जानी है। तो ऐसा अगर कोई बात हुई भी है तो मैं इसको डिस्करेज करूंगा। वी विल नेवर फेवर दैट। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ जो कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, उनका कहना है कि हम अपने मकसद में कामयाब तो हो गए हैं कि अब इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का। बाकी वो कह रहे हैं पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, आगे जो एहतजाजी तहरीक चलेगी उसमें वो भरपूर तरीके से शरीक होंगे। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि ये इस तहरीक का मामला जो है अब किस तरफ जाएगा और जो हलफ वर्दारी वाला मसला आज हुआ उसमें तहरीक इंसाफ ने जो है वो फैसला किया, वो दुरुस्त था या गलत था। बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का हल्फ ना लेना, फिर वो हल्फ तो ले लिया गया गवर्नर की जानिब से। ये फैसला जो था ऑलरेडी जब तहरीक इंसाफ ने एक मुआहिदा कर लिया था केपी की अपोजिशन के साथ के 6-5 सीटों पे जो है वो बिला मुकाबला किया जाएगा, तो फिर हल्फ लेने पे क्यों रुकावट खड़ी की गई? और दूसरा जो पीटीआई के अपने कैंप के अंदर जो एक नजर आई तकसीम दिखाई दी टिकटों की तकसीम के मामले पर, इस इत्तेफाक करने के मामले पर 6-5 पे जो कैंडिडेट्स पहले जिन्हें नॉमिनेट किया गया था उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। ये बगावत आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तहरीक के ऊपर कितनी असरअंदाज होगी और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इन फैसलों का क्या नुकसान होगा? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पहले तो ये जो हल्फ बर्दारी वाला मामला था, आज हल्फ ना लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हिकमत अमली के तहत कोरम पॉइंट आउट किया गया और फिर बाद में वो हल्फ तो गवर्नर केपी ने ले ही लिए। जब पार्टी ने एक इत्तेफाक कर लिया था सूबाई अपोजिशन के साथ कि हम 6-5 पे बिला मुकाबला कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये जो मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान मुंतखब होकर आ रहे हैं उनकी हैसियत को तस्लीम करते हुए जो ये मुआहिदा हुआ था ना, तो आज फिर ये हल्फ ना लेने का जो फैसला था, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये सियासी तौर पर एक गलत फैसला था तहरीक इंसाफ का, जिस पे अपोजिशन उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रही है वहाँ पे? देखिए,
मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों किरदार निभा रहे हैं। वो एक पुले सरात के ऊपर से गुजरते हैं रोज, जहाँ पे उन्हें बैलेंस करना पड़ता है जो एक तरीके इंसाफ या इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमत के मामलात हैं उनको। आज भी जो ये हुआ है, मेरी मेरी अपनी राय में, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, कि ये एक कोशिश थी अपने वर्कर्स को मुतमईन करने की कि देखिए हमने तो आखिर तक रेजिस्ट किया है, लेकिन नहीं, इस पे हम और क्या कर सकते थे। और उन्होंने एक आखिर तक एक डिफाइंस शो करने की जो एक वर्कर्स थी, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में सिंबॉलिक फैसला था, क्योंकि उनको भी पता था कि अदालतों का क्या हाल हो गया है। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि 12-12 बजे तक तो 9 मई के ट्रायल चल रहे हैं। जो मुल्ज़मान हैं उन बेचारों का ना चार्जशीट दिए बगैर ही ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं। जिस किस्म का अदालती माहौल है वो आपके सामने है। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह छुट्टी के दिन चीफ जस्टिस साहब ने ये एप्लीकेशन लगाई और उसको किया, मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर कोई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने कोई खास प्रोटेस्ट भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की। तो इट्स मोर ऑफ, मुझे लगता है कि ये भी एक समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग से ही मूव की गई है। और तो जाहिर है इसमें फवाद भी साहब, जब ये पहले इसी अपोजिशन के साथ जिसको ये 25 नशिस्तें मिली हैं, जब आप उस अपोजिशन के साथ आप मुकमुका कर लेते हैं 6-5 का, हालांकि आप 7 नशिस्तें जीत सकते थे अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, तो फिर ये इस हल्फ ना लेने वाला मामला जो है फिर इसकी तो फिर तुक नहीं बनती। जब आप उनसे मुआहदा कर चुके हैं, जाहिर आप इन 25 नशिस्तों को अपोजिशन के कोटे में आपने तस्लीम कर लिया, तो तभी आपने मुआहदा किया ना 6-5 का। जी, ज़ाहिर है, असूली तौर पे तो फिर तहरीक इंसाफ की 8 नशिस्तें बनती हैं, अपोज़िशन की 3 बनती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान, अब आप देखें ना, जेयूआई की जो इलेक्टेड सीटें हैं वो कम हैं और मखसूस उनको नशिस्तें जो ज़्यादा। सीटें दी गई हैं वो ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी की जो इलेक्टेड सीटें हैं कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज़्यादा हैं। सेम इज़ द केस विद पीएमएलएन। तो अगर थोड़ी बहुत भी कोई डेमोक्रेटिक मोरालिटी हो, थोड़ी बहुत भी अखलाकियात हो, तो पार्टीज़ को असूलन तौर के ऊपर तो खुद ही शर्म करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शर्म वगैरह, आइन, कानून, ये तो कहीं पीछे ही रह गया है। तो इसलिए ये भी जो एक मूव है, अब पीटीआई की असल जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि देखिए आप इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोज़ीशन लेते हैं दोनों तरफ के, हैरान-कुन हो जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने देखा बजट के ऊपर एक एक्सट्रीम पोज़ीशन ली जी कि हाँ। हम तो पास ही नहीं करेंगे, आपको पास करना पड़ा। फिर आपने आईजी और जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह की तब्दीली के ऊपर आपने बड़ा शोर मचाया, आखिर में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब भी आपने वही हरकत की है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून जो है वो टैबू है, उनके साथ बात करना तो कुफ्र है। और सेनेट की नशिस्तें देने के लिए आप सारे हाथ बांध के इन पार्टीज के ड्राइंग रूम्स के बाहर खड़े हैं। तो इतनी भी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए ना पॉलिटिक्स में। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो इतनी ज्यादा आपको वल्नरेबल कर देती हैं अपने क्रिटिसिज्म का, कि फिर आपके पास दरमियान का रास्ता ही नहीं बचता। और इसीलिए आप पूरी पार्टी को, लीडरशिप को और खुद अपनी केपी की हुकूमत को एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल देते हैं। आई थिंक इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत नुकसान पहुंचा है तहरीक इंसाफ को अपनी इस एक्सट्रीम सियासत को लेके। और दोनों तरफ वो एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, जब पाँव में गिरते हैं तो इतना गिरते हैं कि समझ ही नहीं आती, और जब और खड़े ज़ाहिर है होते हैं तो फवाद साहब, गोलियों से कम हाथ नहीं लगते। इससे तो फिर ज़ाहिर है वर्कर के अंदर जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है क़यादत की तरफ के, वो दिखाते उन्हें कुछ और है, बाद में निकलता कुछ और है। लेकिन अब ज़ाहिर है अपोजिशन तो इस पे तहरीक इंसाफ को बड़ा तनकीद का निशाना बना रही है कि आपने एक मुआहिदा कर लिया कि 6-5 होगा, बिला मुकाबला होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने ही नामजद करदा कैंडिडेट्स थे, उन्हें विड्रॉ नहीं करवा सकी। तो ये कितनी बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बड़ी तनकीद हो रही है आज नून लीग की तरफ से, बाकी अपोजिशन जमातों की तरफ से जो कि केपी के अंदर है। आई थिंक एक लिहाज से कमजोरी है लीडरशिप की, पर दूसरे लिहाज से बड़ी स्ट्रेंथ है पार्टी की, कि जो वर्कर है वो अपने जो फैसले हैं वो ना सिर्फ ले रहा है बल्कि उसने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। और आप देखेंगे कि चूंकि लीडरशिप बहुत कमजोर है, नुकसान तो इसका बहुत होगा कि ये जो क़यादत है वो उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और पहले भी कोई खास नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में वर्कर जो है वो मजबूत होंगे। और इसका मैं इस नुक्ते पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, चूंकि देखें ना तहरीक इंसाफ के अंदर एक चले लोगों ने आवाज तो उठाई, एक वहां पे अलम बगावत बुलंद तो हुआ, लोगों ने रजिस्ट तो किया कि यार अब गलत फैसला कर रहे हैं,
आप एक तो अपने हिस्से की सीट आपने उठा के अपोजिशन को दे दी है, फिर जिन लोगों को आपने पार्टी के अंदर भी टिकट दिया है वो कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ चुके थे, वापस आके आपने उन्हें सेनेटर का टिकट दे दिया। खान साहब का अपना मौक़िफ़ उनके बारे में बड़ा क्लियर था कि इनको सेनेटर का टिकट नहीं देना मिर्ज़ा अफरीदी साहब को, लेकिन वो टिकट बाद में दे दिया गया। बाकी आप देखें पीपल्स पार्टी के अंदर बाहर से आए सेनेटर ताला महमूद साहब, चूंकि दौलतमंद है या वटेवर जो भी है, उन्हें पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया। अपने जो वहाँ पे जो दरीना पुराने कारकुनान है उन्हें नज़रअंदाज किया गया, किसी बंदे ने एक सवाल तक नहीं उठाया, कोई एक आवाज़ नहीं उठी सूबे के अंदर। इसी तरह से JUI में दिलावर खान साहब बाहर से आते हैं, पार्टी के अपने लोगों को नज़रअंदाज करके बाहर से आने वाले बंदे को टिकट दे दिया जाता है, पार्टी में कोई सवाल नहीं उठाता। चले इस हद तक तो चले, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि तरीके साहब के अंदर सवाल तो उठाया गया है। देखिए समर, बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो सवाल इसलिए उठाने की जरूरत नहीं है कि उन्हें तो अब इस जिंदगी की आदत हो गई है। उसकी वजह यह है कि वो तो उनकी सारी हैयत नौयत, उनका इक़्तिदार ही इमोरल है। जो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुकूमत में किसी शख्स से ये तवक्को करना कि वो बुनियादी तौर के ऊपर जो मोरालिटी की बात करेगा या कोई पॉलिटिकल असूल की बात करेगा, वो तो जाहिर है उसने क्या करनी है। जाहिर है कि सारे इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं या उम्मीदें हैं वो तरीके इंसाफ से ही आप करेंगे। अब ये यहाँ पे लेकिन जो PTI में भी जो टिकट बेचे गए हैं उसका ऊपर एक रिजेंटमेंट है, और यहाँ पे चूंकि एक माहौल है, एक वर्कर, एक जज्बाती वर्कर इस वक्त है, इमरान खान 2 साल से जेल में है, और यहाँ पे जिस तरीके से बंदरबांट हुई है टिकटों की, इसके ऊपर PTI का प्रेशर बिल्कुल नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पे तो आप समझिए कि वहां पे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में JUI में जो लीडरशिप्स है ना, वो इस इमोरल प्रैक्टिस के साथ जो है वो जिंदा रहना सीख गई है। वो कहते हैं ऐसी जिंदगी है, बस ऐसी चलनी। सही है। PTI में एक रेजिस्टेंस है। PTI में मुझे लगता है ये है कि ये इसका बड़ा नुकसान पहुंचा है PTI में एक लीडरशिप को, सही है। और इसका नुकसान अब PTI को ये होगा कि जो पावर है वो वर्कर को शिफ्ट होगी, और वर्कर को पावर शिफ्ट होने का नुकसान ये है कि उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। ऐसा ही है। तो नाउ सी, लेट्स सी कि इसको आगे कैसे ये चीजें चलती हैं। और एक और भी जो टेक अवे है सारे एपिसोड के अंदर फवाद साहब, वो तो ये भी है कि जो 92 MPs हैं गड्डापुर साहब की पार्लिमानी पार्टी में, उन पे उन्हें एतमाद नहीं है किसी सूरत में भी। वो उनके बारे में बड़े शक में हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लॉयल्टी जो है वो किसी और तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वक्त आने पर। तो मेरी इतला के मुताबिक कल मैंने खबर दी भी थी कि 23 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं KP असम्बली के अंदर के जो बयान हल्फी साइन करके उसके बाद मुंतखब हुए थे कि जब वक्त आएगा तो फिर वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं और। तो कल को अगर अदम एतमाद आती तो गड्डापुर साहब तो बड़े वल्नरेबल है। फिर इसका मतलब है ये तो उन्होंने एपिसोड बचा लिया अपना, इलेक्शन में अपनी किसी तरह से साख बचा ली, लेकिन आगे तो वो खतरे में। नहीं, देखिए मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी नज़र में तो जो इस वक्त पोजीशन है KP गवर्नमेंट की, वो वल्नरेबल है। और जब अगर फैसला कर लिया फैसला करने वालों ने कि हमने हुकूमत बदलनी है, वो बदल लेंगे, कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो अली अमीन के साथ एक हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट करने के चक्कर में, चूंकि देखिए ना, वो तो वोट PTI को तो एक पॉइंट पे मिले थे कि इमरान खान को अब रिलीज कराएंगे, वो हुआ नहीं। उसके नतीजे में जो PTI की सपोर्ट है वो तेजी से कम हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए। और ऐसा कोई कदम हुआ अगर और थोड़ी देर, जैसे मौलाना फजल रहमान अक्लमंद सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि PTI अपना चीफ मिनिस्टर ले आए और हम उसको सपोर्ट कर देंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो PTI की अगर CM को हटाया जाता है तो JUI का CM बनना मुश्किल है, लेकिन PTI के अंदर से CM बनना आसान है। सो वो वही कार्ड खेल रहे हैं। और जितना इस वक्त ग्रुपिंग हो गई है वहां पे, अगर जैसे उन्होंने संजीदगी से सोचा कि चेंज करना है, अगर चली अमीन कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं फुल कंट्रोल में हूँ, बट मुझे लगता है कि ये इनको प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल वो जो आप एक बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के तरीके इंसाफ को अगर इफेक्टिव अपोजिशन करनी है, कोई इफेक्टिव मूवमेंट चलानी है, उससे पहले उन्हें इत्तेहाद बनाने होंगे, अलायंसेस बनाने होंगे। तो उनकी अलायंस बनाने वाली जो उनकी सलाहियत है उस पर तो फिर दोबारा बड़ा संगीन सवाल उठा है कि जब आप एक मुआहिदा कर लेते हैं सूबे की अपोजिशन की जमातों के साथ के बिला मुकाबला होगा, लेकिन फिर वो नीचे से कुछ और हो जाता है, पार्टी की लीडरशिप की जो गारंटीज हैं वो बिल्कुल हवा में चली जाती है, जिस पर आज उन पर तनकीद भी हो रही है। तो ये पार्टी कैसे किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है जब पार्टी के अपने कई लोग पार्टी के अपने फैसलों के ऊपर जो है वो कर देते हैं अदम एतमाद। ये जिस तरह से KP के अंदर हुआ है, ये मुआहिदा हो गया, मुआहिदे के बाद फिर जो है कल इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जमन मुआहिदा पे आप देखें ना कि आप कहते हैं कि इमरान खान की रिलीज के लिए, PTI के बड़े कॉज के लिए तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है पार्टीज के साथ बातचीत करने के लिए।
लेकिन सेनेट की सीटों के लिए हम अलायंस करने के लिए भी तैयार हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं, हम हर असूल को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सो तो जो प्रॉब्लम इनका आ रहा है कि जो मॉरल शिफ्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनकी अपनी कोई जो मोरालिटी है वो नहीं रहती। इमरान खान जो के साथ जिन्होंने कहा है कि उन्होंने टिकट दिए हैं, वो चीज़ है, लेकिन बात सच्ची ये है कि कोई ये बात मानने को तैयार नहीं है। और अगर इमरान खान को इस वक़्त की सिचुएशन का अंदाज़ा होगा, नोइंग हिम, हमें पता है, आपको पता है, वो इस तरह कभी टिकट नहीं देंगे। और मिर्ज़ा अफरीदी साहब अगर थोड़े बहुत भी लॉयल पार्टी के लिए या अली अमीन के लिए उनकी होती हमदर्दी, वो टिकट छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं लड़ता, इससे उनका कद भी बढ़ता और ये सारा हंगामा भी अली अमीन को सर ना पड़ता। लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि शायद उनके पैसे ज़्यादा लग चुके हैं, वो तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इधर से नाउ इट्स वर्कर्स बिटवीन द मनीड कैंडिडेट्स। सो इसमें ज़्यादा ज़ाहिर है नुकसान तो पार्टी का ही होगा। तो फिर बड़ा नुकसान पार्टी का तो ज़ाहिर है, जो आपने कहा कि एतमाद जो है वो कारकुनान का पार्टी की क़यादत पे कम हो रहा है, तो कल को इस पार्टी ने तहरीक चलानी है और तहरीक में भी अब टाइम बड़ा कम रह गया है, 2 हफ्ते का तकरीबन टाइम रह गया है। तो कैसे ये तहरीक चलेगी, कैसे ये तहरीक जो है वो 5 अगस्त तक अपने नुक्ता अरूज तक पहुंचेगी? लग रहा है आपको कि कोई तरीके के साथ चला पाएगी जिसका अभी तक हमें कोई शुरुआत दिखाई नहीं दे रही? तो वो नुक्ता अरूज पर पहुंचना 2 हफ्ते में कैसे मुमकिन होगा? देखिए, तहरीक तो चला सकते हैं इमरान खान के बेटे। अगर तो वो 5, मेरा ख़्याल है वो बुध या जुमेरात को अमेरिका पहुँच रहे हैं, जो मुझे बताया है अमेरिका से कुछ दोस्तों ने। अगर वो बुध या जुमेरात को अमेरिका पहुँचते हैं और उसके बाद पाकिस्तान आते हैं, और हमें नहीं पता उनके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है पाकिस्तान आने की या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको ज़ाहिर है नहीं फैसिलिटेट करेगी, ना ही देगी। अगर वो 5 अगस्त को फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर आते हैं एयरपोर्ट, तो देखिए इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि फिर तो लाखों लोग उनको लेने जाएँगे और वो एक यूनिफाइंग फ़ोर्स है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन अगर वो नहीं आते और उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मौजूदा लीडरशिप में कोई सत्तू हैं कि वो तहरीक चला सके, फिर तो कोई बड़ा चैलेंज देने की ये पोज़ीशन में नहीं है। सच्ची बात ये है कि हलीमा बीबी जो थी, वो एक मौके के ऊपर मुझे लग रहा था कि वो तहरीक को लीड कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, मुझे नहीं पता कि किसकी एडवाइस के ऊपर, उन्होंने बातें बहुत की, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मसलन आप देखें ना, आपको याद समझ जो नुसरत भुट्टो की आइकॉनिक तस्वीर है कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब उनके सर से लहू बह रहा है, कितनी पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, वो अकेली थी। कलसूम नवाज़ को जब उठाया गया, कलसूम बीवी को जब क्रेन से उठाया गया, पूरी पार्टी नवाज़ शरीफ को छोड़ चुकी थी। वो अकेली औरत थी जिसने अपने ख़ावंद के लिए जो है वो निकलने का फ़ैसला किया। टू बी फेयर विद बेनज़ीर भुट्टो स्टार्टेड अपना पॉलिटिकल करियर बड़ा तन्हा, एंड क्रेडिट आल्सो गोज़ टू मरियम नवाज़। ये सारी ख़वातीन ने अकेले तहरीकें शुरू की थी। अनीमा बीबी अगर चाह रही है कि पहले करोड़ों लोग होंगे और फिर मैं करूँगी, इस तरह तो नहीं होता। तो आई थिंक पीटीआई का जो इस वक़्त लीडरशिप का क्राइसिस है, वो तो बहुत बड़ा है, और अगर तो उनके बेटे आ गए तो सूरत-ए-हाल बहुत बड़ा स्पैनर है पॉलिटिक्स में। अदरवाइज़ पीछे वालों के लिए तो देखें, ये लोग तो कोई चैलेंज नहीं है। और उसमें ज़ाहिर है उन हालात में तो, उस सूरत में तो फिर खान साहब जो है वो फिलहाल तवील अरसे के लिए ही जेल ही उनका मुकद्दर दिखाई दे रही है। खान साहब के लिए जेल, देखें खान साहब का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आज कहें कि नवाज शरीफ की तरह डील कर लें, बाहर आ जाएं, तो वो तो इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम उनकी ज़ात की हद तक तो बाहर आना इशू नहीं है। इशू ये कि उनका जो कॉज है, जिसके लिए वो स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, वो जीतता है या नहीं जीतता। अब उसके लिए जिस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है वो तो अभी नहीं है, लेकिन सपोर्ट बहरहाल अवाम की सपोर्ट तो इमरान खान के साथ है। और देखना यही है कि क्या आखिर में अवाम की फतह होगी, अवाम की कामयाबी होगी, या कि सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे फवाद चौधरी साहब की। इनका कहना है कि अगर इमरान खान के बेटे तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो ये तहरीक कामयाब हो सकती है, वरना मौजूदा क़यादत के पीछे शायद इतने लोग ना निकल पाएँ कि ये तहरीक अपने अहदाफ हासिल कर सके। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की, जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे तब्दीलियाँ रुनमा हो रही है। क्या नई डेवलपमेंट्स हैं, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज 653वां दिन है कि गजा में इस्राएली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में मासूम फलस्तीनियों की शहादतें 58,700 से जायद हो चुकी हैं। 1,40,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी इसराइली फिदाई हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जिनमें
37 वो अफराद भी शामिल थे जो रफा में इमदादी खुराक के मराकज के करीब जमा थे। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने AFP को बताया कि गुज़श्ता रात भी इसराइली फिदाई हमलों में गजा शहर और जनूबी इलाकों में कम अज कम 9 अफराद शहीद हो गए। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक मई के आखिर में अमरीका की हिमायत से कायम की गई गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बाद से अब तक इमदादी मुकामात पर 900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बरतानी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज का दावा है कि उसने उन मुश्तबा अफराद पर इंतबाही फायरिंग की जिन्होंने फौजियों के करीब आने और रुकने की हिदायत नजरअंदाज की। गजा के रिहायशी मोहम्मद अल खालिदी के मुताबिक वो उन लोगों में शामिल थे जो इमदादी मरकज की तरफ जा रहे थे और उन्होंने फायरिंग शुरू होने से पहले किसी किस्म की वार्निंग नहीं सुनी। 37 साल अब्दुल अजीज आबिद ने AFP को बताया कि वो और उनके रिश्तेदार कुछ हासिल करने से कासिर थे। हर रोज वो वहां जाते हैं और उन्हें सिर्फ गोलियां और खाने के बजाय थकन मिलती है। शुमाली गजा में इसराइल के फदाई हमलों में गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले 7 अफराद में 17 साल खुलूद भी शामिल थी जिनकी कल सालगिरह थी। मकतूला खुलूद की वालदा ईमान आबिद ने रॉयटर्स को बताया कि 2 दिन पहले जब मैं उसके साथ जा रही थी तो वो कहने लगी कि हमें शहीद क्यों नहीं कर दिया जाता, क्या ये बेहतर नहीं? मैंने कहा ऐसा मत कहो, क्यों शहादत चाहती हो? तो बोली ताकि मैं जन्नत जा सकूं जहां सब कुछ खाने को मिलता है, केले, सेब और रोटी। वहां रोटी भी है। हमारी आज की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक रोटी है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड के तरीक़ाकार को गैर महफूज और इंसानी इमदाद के गैर जानिबदाराना मयार के खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा में इसराइली बर्बरियत इस हद तक जा पहुंची है कि वहां अब भूख और अफलास का बहरान भी जन्म ले चुका है और इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा शिकार मासूम और नौमौलूद बच्चे बन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा में खुराक की शदीद किल्लत है और हर 3 में से एक शख्स कई रोज से खाने से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी इनरवा ने कहा है कि उनके पास गजा की आबादी के लिए खुराक मौजूद है, तहम इसराइली नाकाबंदी की वजह से वो इमदादी सामान मिस्र के रास्ते गजा पहुंचाने से कासिर है। अल जजीरा के मुताबिक गजा में इसराइली मुहासरे और ईंधन इमदादी सामान की मुसलसल बंदिश के बायस 35 दिन के नौमौलूद समेत 2 बच्चे भूख से जमहक हो गए हैं। ये अमवात ऐसे वक्त पर हुई हैं जब गजा की वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स भूख से नढाल मरीजों से भर चुके हैं, जबकि हुक्काम का कहना है कि गजा में 17,000 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। बच्चों पर टूटी इस आफत पर आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल ना होने के बराबर है। तभी इसराइल वो बेहिस रियासत बन चुका है जिसको बच्चों की जानों की भी परवाह नहीं है। बर्बरियत इस सतह पर आंच पहुंची है कि इसराइली फौज ने इमदादी मराकज पर बच्चों पर फायरिंग को खेल समझ लिया है और उन मासूम बच्चों के मुख्तलिफ अज़ा को निशाना बनाया जा रहा है। यह हौलनाक इंकशाफ खान यूनिस अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले बरतानवी डॉक्टर प्रोफेसर निक मिनार्ड ने किया है, जिनके बकौल उन्हें और उनके साथी डॉक्टर्स को जख्मी बच्चों में चोटों के वाज़े पैटर्न नजर आ रहे हैं, जैसा कि मखसूस दिनों में सर, टांगों या दीगर अज़ा पर गोलियां मारी गई हों। BBC रेडियो 4 से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर निक मिनार्ड ने कहा कि किसी दिन तमाम जख्मियों को पेट में गोली लगी होती है, अगले दिन सबके सर या गर्दन में गोली लगी होती है और किसी और दिन बाजू या टांग पर गोली का जख्म होता है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई खेल खेला जा रहा हो, जैसे आज सर को निशाना बनाया जाए, कल गर्दन को और परसों नाजुक आज़ा को। Every day that these young teenage boys are systematically being targeted, and it's almost as if a game is being played, that they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow. गो के इसराइल की राष्ट्रीय दहशतगर्दी को लगाम दिलवाने के लिए आलमी ताकतें और रहनुमा तो कुछ खास कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ आवाजें तवाना होती जा रही हैं और उन ममालिक की आवाम भी जारहियत पर उतर आई है जो किसी न किसी तरह इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी बरतानिया भर में फलस्तीन के हक में हजारों अफराद ने मुजाहरा किया, जिनको हुकूमती रेड का सामना भी हुआ और उन मुजाहिरों के दौरान 70 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी ने इंसानी हुकूक की तंजीमों और कानूनी माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में बाज़ मुजाहिरीन ने फलस्तीन एक्शन नामी तंजीम का जिक्र किया, जो बरतानिया में असलहा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुजाहरे और कार्रवाइयाँ करती है। इस तंजीम को बरतानवी हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया, मगर पुलिस ने इससे मुतल्लिक नारे या पोस्टर उठाने वालों को हिरासत में लिया। इसी तरह नेतन्याहू की हुकूमत को अपने ही मुल्क में अवामी गैज़ व गज़ब का सामना भी करना पड़ रहा है, जब इसराइली शहरी भी एहतजाजी मुजाहिरों पर उतर आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली शहर तल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमारियों के अहले खाना और इसराइली शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक
हजारों मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहिदा करने का मुतालबा किया। ताहम इस मुतालिक भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कतर के शहर दोहा में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका मकसद 60 रोज तक जंग बंदी तक पहुंचना है। ताहम अभी तक किसी पेशरफ का कोई इम्कान नहीं। हमास के मुताबिक उसने एक जंग बंदी मुआहिदे की पेशकश की थी जिसके तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई मुमकिन थी। ताहम इसराइल ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास का कहना है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो वो तवील जंग के लिए तैयार है। प्राइम में आगे बढ़ते और बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां एक अफसोसनाक वाकया रुनमा हुआ जिसकी लर्ज़ाखेज़ वीडियो भी ज़ेरे गर्दिश है। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जिसकी अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तकरीबन 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने जोड़े को पहाड़ों में ले जाकर बेदर्दी से कत्ल किया और इस कत्ल से पहले मासूम खातून की बराहवी जुबान में गुफ्तगू भी सुनाई दे रही है, जो बतौर अपने आखिरी कलमात ये कह रही है कि मुझे हाथ मत लगाओ, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया जून के पहले हफ्ते में कोयटा के करीबी इलाके देगारी में पेश आया था, जबकि इस जोड़े का ताल्लुक कोयटा के नवाही इलाके मरगट से था, जो थाना हना की हदूद में आता है और शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। वाक़े से मुताल्लिक सामने आने वाली मजीद तफसीलात के मुताबिक ये जोड़ा कुछ अरसा कबल अपनी पसंद की शादी के बाद इलाका छोड़कर रूपोश हो गया था। तकरीबन 40 दिन बाद वो ईद उल अज़हा से 3 दिन कबल मरगट वापस आए, जिसके बाद उन्हें मुबैना तौर पर अगवा करके एक पहाड़ी इलाके में ले जाया गया, जहां उन पर कबायली जिरगे के फैसले के तहत गोलियां बरसा दी गईं। इस इंसानियत सोच वाक़े के बाद हुकूमती मशीनरी भी मुतहरक हुई है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। तहम सवाल यह है कि पाकिस्तान 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है, लेकिन यहाँ का निज़ाम बज़ाहिर अभी भी पत्थर के ज़माने का है, जहाँ पर ज़ात, नस्ल और गैरत के नाम पर इस बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 खवातीन करीबी रिश्तेदारों, बाप, भाई या बेटे के हाथों खानदानी इज्जत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। यकीनी तौर पर यह मुल्क पे होने वाला पहला वाक़या नहीं, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब हमारी हुकूमत या रियासत ये यकीनी बनाएगी कि यह आखिरी वाक़या हो और आइंदा किसी हवा की बेटी को उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इतनी संगीन सजा ना दी जाए। यही सवाल इस निज़ाम के लिए छोड़े जाते हैं। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।